हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द मॉक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सेकंड मॉक टेस्ट था दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो विद अ रनिंग टाइमर, ताकि आप प्रेशर और एक टाइमर के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे। जो यहाँ पर टॉपिक्स कवर अप किए थे दैट वर द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, torsion in shafts, strain energy and principal stresses and strains। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में किस तरह क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन और आंसर किस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। तो मूव करते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि बोलता है दैट द डिफ्लेक्शन कर्व फॉर अ बीम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। भैया हमें यहां पर क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया है डिफ्लेक्शन कर्व। अब डिफ्लेक्शन कर्व की एक इक्वेशन दे दी गई है। भाई ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन है उसमें दिख रहा है ई आई इंटू वाई। वाई इज नथिंग बट दैट इज द डिफ्लेक्शन, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर y की एक इक्वेशन है, पूछ क्या रहा है दैट व्हाट इज द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। अभी एक बात यहाँ पर समझिए कि हमारे पास ऑलरेडी एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, और ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये क्या बोल रही है, ये इक्वेशन बता रही है हमें अबाउट द वाई दैट इज डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊं दैट द डबल डिफरेंशियल इक्वेशन of this particular y with respect to x is nothing but that is equals to be the moment, is equals to be the bending moment, yes or no। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ये बेंडिंग मोमेंट के बराबर है और अगर मैं इसी का एक बार और यहां पर डिफरेंशिएशन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, दैट d3y by dx cube is nothing but that is equals to be the shear force, because this is nothing but this is the dm by dx, यस और नो। और स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ और नहीं बल्कि शियर फोर्स होता है, यस और नो। अब देखिए मुझे यहाँ पर y की इक्वेशन पता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए शियर फोर्स की इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से y की इक्वेशन लिखता हूं तो ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी क्या दिख रहा है, 100 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस C1 इंटू एक्स या फिर C3 इंटू एक्स जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है प्लस C4। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो पहले मिलेगा dy बाई डी एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो d3y बाई डी एक्स क्यूब मिल जाएगा, यस और नो। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी x की पावर 2 वाली इक्वेशन। क्या बन जाएगी, x की पावर 2 वाली इक्वेशन, मतलब सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, यस और नो। दिस विल बी द सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किया तो, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो डबल डिफरेंशिएट करने पर क्या बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो बच जाएगा फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन, मतलब x की पावर 1 बचेगी अपने पास। मैं पूरा डिफरेंशिएट तो अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। इन द सेम वे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगी 0 डिग्री ऑफ इक्वेशन। 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब है कि x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट मीन्स अ कांस्टेंट, दैट विल बी अ कांस्टेंट। इसका मतलब कि शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, यस और नो, बिकॉज d3y बाई डी एक्स क्यूब कुछ और नहीं बल्कि शियर फोर्स ही होता है। देन पक्की बात है, तो यहां से अगर शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है दैट इज नथिंग बट दैट इज अ 0 डिग्री कर्व व्हिच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है बोलता है दैट एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल direct tensile stress of 60 Newton per mm square and a direct compressive stress of 40 Newton per mm square are applied on planes at right angles to each other। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये है हमारा एक एलिमेंट, ये हमारा एक इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, इस पे एक डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई करा टेंसाइल वाला दैट इज इक्वल्स टू बी 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
फिर इसके अलावा और क्या अप्लाई करा है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ से लगेगा, एंड दूसरी तरफ से है यहाँ पर क्या लग रहा है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मतलब 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस तरह से एक्ट कर रहा है अलोंग विद द शीयर स्ट्रेस। तो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ये तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं मान लेता हूं दैट दिस इज स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है, दिस इज स्मॉल क्यू। ठीक है सर। अब एक्चुअली देखो यहाँ से आपको आई होप शायद क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है सर। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं P1 और P2 की इक्वेशन क्या होती थी, तो दैट वाज नथिंग बट दैट वाज Px प्लस Py बाय 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ Px माइनस Py बाय 2 होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्यू तो मेरे को पता नहीं है, स्मॉल क्यू तो मेरे को गिवन नहीं है। ठीक है सर। अच्छा स्मॉल क्यू गिवन नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे ये पता है Px और Py की वैल्यूज क्या क्या है। मुझे क्या पूछ रहा है कि भैया एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू 75 है तो दूसरे की क्या होगी। देखो यहाँ पर P1 की वैल्यू अगर आ रही है यहाँ पर पॉजिटिव पुट करके, तो Py की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव पुट करके आएगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर मैं Px प्लस Py दोनों का समीशन कर दूंगा तो ये जो सेकंड टर्म दिख रही है एक बार पॉजिटिव होगी एक बार नेगेटिव होगी, कम करने पे दोनों कांस्टेंट यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगी सेकंड टर्म्स। बचेगा क्या, Px प्लस Py बाय 2 पहली वाले का भी और दूसरे वाले का भी Px प्लस Py बाय 2 ही बचेगा। सेकंड टर्म तो दोनों की ही कैंसल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी इक्वल्स टू बी Px प्लस Py, यस और नो, पक्की बात है। और अगर ऐसा है तो सर मुझे ये चीज पता है, तो देखिए यहाँ पर ये P1 प्लस P2 लिख दिया था मैंने कि P1 प्लस P2 होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है ना। तो अभी एक बात बताओ, यहाँ पर से क्या देखने को मिल रहा है, दैट द समीशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज इक्वल्स टू द समीशन ऑफ योर डायरेक्ट स्ट्रेसेस, यस और नो की बात है। अब अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कितना है 75, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, दूसरा वाला कितना होगा ये निकालना है, दैट इज P2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा Px की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई है, दैट इज 60, पॉजिटिव 60, और दूसरे वाले की वैल्यू क्या दे दी गई है, दैट इज -40। -40 क्यों ले लिया, क्योंकि कंप्रेसिव था। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं 75 प्लस P2 इज इक्वल्स टू भी क्या आ जाता है, दैट इज 20। इसका मतलब P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अच्छा माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ऐसा स्ट्रेस है ये, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। समझ में आ रही बात। तो 55 एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। बस यही आंसर था हमारे इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है दैट अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 200 mm is subjected to combined bending and twisting। बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों एक्ट कर रही हैं। देखो बेंडिंग स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो ट्विस्टिंग के कारण आता है वो शीयर स्ट्रेस होता है। दोनों के कारण यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस देगा और दूसरा दे देगा क्या, शीयर स्ट्रेस। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 120 किलोन्यूटन मीटर एंड twisting moment of 80 kilonewton meter, then the major principal stress will be। देखिए अगर मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का आगे सेम फॉर्मूला याद दिलाऊं तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज Px प्लस Py बाय 2 प्लस, पॉजिटिव वाली ही ले रहा हूं, नेगेटिव इसलिए ले रहा क्योंकि मेरे को मेजर चाहिए, माइनस नहीं लिख रहा हूं अभी, अंडर रूट ऑफ Px माइनस Py बाय 2 होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन सर अगर इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पर चेक करूं तो एक Px तो दिख रहा है, स्मॉल क्यू भी आएगा बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग, Py नहीं होगा, Py की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। तो भैया अगर मैं यहाँ पर Px की वैल्यू करूं बात, तो Px की वैल्यू किसके कारण होगी, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस, दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द बेंडिंग स्ट्रेस, यस और नो। और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, m बाय z के बराबर होती है, आया ना। दैट इज m बाय z की वैल्यू क्या होती फॉर द सर्कुलर शाफ्ट, दैट इज इक्वल्स टू बी पाई d क्यूब बाय 32 होती है सर। चलिए सर, इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर स्मॉल क्यू की बात करूं, मतलब ये किसकी वजह से आएगा, दिस विल बी द ट्विस्टिंग शीयर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग की वजह से आने वाला शीयर स्ट्रेस होगा।
इसकी बात कर ले तो ये क्या होता है, टी बाय जेड पी के बराबर होता है, मतलब टी बाय पाई डी क्यूब बाय 16 होता है ना। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं तो क्या बचेगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसी को। तो P1 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एज इक्वल टू बी पी एक्स बाय टू मतलब m बाय टू जेड प्लस, साथ में नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद क्या बचेगा, देखिए पी एक्स माइनस पी वाई बाय टू, पी वाई तो जीरो है, पी एक्स क्या है, दैट इज m बाय जेड, मतलब ये क्या बन जाएगा m बाय टू जेड, m बाय टू जेड का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू क्या है, दैट इज t बाय जेड पी का होल स्क्वायर। यस और नो। अच्छा इसी को सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर m की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी m की वैल्यू नहीं, z की वैल्यू क्या है, दैट इज पाई डी क्यूब बाय 32, इंटू टू करूंगा पाई डी क्यूब बाय 16 हो जाएगा, सो पाई डी क्यूब बाय 16 इधर लिख देता हूं, प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको भी अगेन सॉल्व करें तो 16 m बाय पाई डी क्यूब हो जाएगा ये का होल स्क्वायर प्लस टी की, यहाँ पर अगर टर्म को सॉल्व करेंगे तो अगेन ये भी क्या आएगा 16t बाय पाई डी क्यूब, कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन आ जाएगा आराम से, क्या 16 बाय पाई डी क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 16 बाय पाई डी क्यूब को कॉमन ले लिया जाए और अंदर बच जाएगा m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यस और नो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है। अब ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों ने आई होप शायद इसके पहले भी याद किया होगा, लेकिन फॉर्मूला आता कैसे है मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो चलिए अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। वैल्यूज हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है, मेरे पास फॉर्मूला क्या आया यहाँ पर, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू बी क्या आया 16 बाय पाई डी क्यूब, सबसे पहले मैंने कॉमन में निकाल लिया यहाँ पर, और फिर क्या बचा मेरे पास अंदर, दैट इज m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी गई है मेरे पास, डायमीटर की वैल्यू 200 है, बाकी 120 किलोन्यूटन मीटर और 80 किलोन्यूटन मीटर, 200 120 एंड 80। तो सबसे पहले 200 इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है, इधर क्या पुट कर देता हूँ 120 प्लस अंडर रूट ऑफ 120 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर से। हाँ ये बात का ध्यान रख लेना कि ये था किलोन्यूटन मीटर में और ये है आपका mm में, तो इसको ऑब्वियस सी बात है किलोन्यूटन मीटर को आप न्यूटन mm में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन के लिए 10⁻³ और मीटर के लिए अगेन 10⁻³, ठीक है। तो इसी को फर्दर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके फाइनली जो आंसर आ जाता है मैं आपको अब वो बता देता हूँ डायरेक्टली, एज इट विल बी कमिंग अप एज इक्वल्स टू बी 168.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ P1, ठीक है। और यही एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, कहीं अगर कोई ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से मैच कर ले, या अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स आप इजीली यहाँ पर पुट कर सकते थे। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, दैट कंसीडर द बीम ए बी shown in the figure below, the correct combination of slope and deflection respectively at the point B will be, तो क्या पूछ रहा है पॉइंट बी पे आपको यहाँ पर पूछ रहा है दैट व्हाट विल बी द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात को समझिए कि अगर मेरे को बी पॉइंट पे देखना है स्लोप या डिफ्लेक्शन, तो दो तरह के लोड यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। पहला लोड है यहाँ पर एक यूडीएल और दूसरा दिख रहा है यहाँ पर एक मोमेंट, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन मतलब y की वैल्यू निकाल रहा हूं एट b, तो वो क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल प्लस, देखो दोनों का यहाँ पे जो नेचर है वो क्या है, सेम है, प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्या लिख सकता हूं, ड्यू टू मोमेंट, दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन जो भी आएगा उसको आपको ऐड कर देना चाहिए, है ना। यूडीएल की वजह से क्या आता है, दैट इज L रेज़ टू पावर 4 बाय 8 EI, ये तो हो गया हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं मोमेंट की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज ml स्क्वायर बाय 2 EI, मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया, अब चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर। लेंथ की वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू दी गई है 2 मीटर, W की वैल्यू पता है एंड दिस इज योर कैपिटल M, वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर। स्मॉल w की वैल्यू 10 किलोन्यूटन मीटर है ना, मैं सारी किलोमीटर और मीटर में ही वैल्यूज पुट कर रहा हूं। लेंथ की वैल्यू 2 है, रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 EI प्लस
m की वैल्यू 20 है, लेंथ की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 2 है, यहाँ पर रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2ei। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या बचेगा, दैट इज 20/ei प्लस ये आ जाएगा 20 × 2 दैट इज 40/ei। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके ये ऐड आ जाएगा, ऐड करके 60/ei, ये आ गया डिफ्लेक्शन एट बी। ठीक है, तो 60e/ei कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अभी चलिए यहाँ पर स्लोप की वैल्यू भी निकालनी है। स्लोप की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्लोप एट बी, दोनों की वजह से जो भी स्लोप आएगा उसको ऐड कर दीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले हमारा किसकी वजह से, ड्यू टू यूडीएल दैट इज WL³/6ei, और ड्यू टू योर मोमेंट इज नथिंग बट दैट इज ML/ei के वैल्यूज पुट कर देनी है बस। अब यहाँ पर आप लोगों को W की वैल्यू पता है 10 है, L की वैल्यू 2 है, cube/6ei प्लस M की वैल्यू है 20, L की वैल्यू 2/ei। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, दैट इज योर 80/6, इसको 40/3 भी लिख सकते हैं, तो 40/3 प्लस 40/ei इस तरह से लिखा जा सकता था। तो देखिए यहाँ पर 40/3 इज नथिंग बट दैट इज 13.33 प्लस 40 53.33, ठीक है, 53.33 एग्जैक्टली ये भी वैल्यू मैच कर जाती है यहाँ पर इस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजीली ये दोनों ही तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। हम फिलहाल अभी और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता क्या है, that a cantilever beam of a length 10 meter is subjected to a point load 20 kilonewton at the free end। 20 किलोन्यूटन का यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है फ्री एंड पर। ठीक है, मतलब एक कैंटिलीवर बीम बना देते हैं और उसका फिर आगे क्या बोल रहा है, एक यूडीएल भी एक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, लेट अस सपोज कि भैया ये है हमारा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में एक तो यूडीएल एक्ट कर रहा है, और क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ही एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है एट द फ्री एंड ऑफ 20 किलो न्यूटन। क्या, और यूडीएल कितना है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर दी गई थी। फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम इज गिवन बाय k × 10⁵ ei। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पर हम लोगों को दे दिया गया है। अब आगे पूछता है कि भैया ये बता दो यार k की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू क्या होगी, बस इतना बता दो। तो ठीक है, बस सर आराम से कैलकुलेट करेंगे अपन लोग, है ना। सबसे पहले ये बताओ स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ m² dx/ei। ठीक है, अगर मैं बेंडिंग की वजह से बाय 2 बेंडिंग की वजह से अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूं तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ x, क्या आ जाएगा, तो सर एक तो यहाँ पर ये पॉइंट लोड की वजह से आएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, -20 इंटू एक्स। लेट अस सपोज कि यहाँ से मैंने x डिस्टेंस लिया है, और दूसरा आ जाएगा ये यूडीएल की वजह से। यूडीएल की वजह से क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी WX² 2। W की वैल्यू मेरे पास 10 है, x² 2, है ना। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -20x -5x²। ये आ गया हमारे पास किसकी इक्वेशन, फॉर द बेंडिंग मोमेंट। अब पुट कर देते हैं, है ना। तो कैपिटल U दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला हम सबको ऑलरेडी पता है, m² दैट इज इक्वल टू बी और -20x -5x² होल स्क्वायर, है ना, इंटू dx/2ei। और ऑब्वियसली बात है x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, फॉर द होल लेंथ, और होल लेंथ कितनी दी गई है, दैट इज 10 मीटर। तो 0 से लेकर 10 मीटर तक ये वेरी करेगी। ठीक है सर, तो 0 से 10 भी पुट कर दिया। आप क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेट करने के पहले इसको थोड़ा सा आप रिजॉल्व कर लीजिए। क्या दिख रहा है सर, ये है a² a+b होल स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना। तो क्या कर देते हैं, सबसे पहले 400x² प्लस 25x⁴। फिर आगे क्या बचेगा सर, प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ 20 इंटू 5 इज 100 इंटू 2 इज 200 इंटू x⁻3। ठीक है, फिर आगे dx डिवाइडेड बाय 2ei। इंटीग्रेट कर लेना 0 से लेकर 10 तक। समझ में आ रही बात।
क्या करेंगे अब इसको सर? अब कुछ नहीं सर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके यहाँ पर फाइनली आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल मैं अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि EI को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो वो यहाँ पर कोएफिशिएंट आता है बस आप उतना कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा इक्वल्स टू बी 5.67 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, करना कैसे पूरा मैंने यहाँ पर आपको लास्ट एक्सप्रेशन तक करके बताया है। बाकी रही बात जो इसको रिजॉल्व करने की, इंटीग्रेट करने की, वो आई होप आप लोग खुद भी यहाँ पर बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा? दैट इज 5.67, जो कि यहाँ पर के की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का था। बोलता है दैट अ टैपर्ड सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ लेंथ L has a cross section with the diameter varying from capital D at one end and 2D at the other end. What will be the angle of rotation when the shaft is subjected to a pair of equal and opposite torques applied at its end? तो देखिए क्या बोल रहा है कि भैया एक इस तरह का शाफ्ट है मेरे पास, इस तरह का शाफ्ट है कि भैया एक तरफ D है तो दूसरी तरफ 2D है। इधर अप्लाई करा कुछ इस तरह का टॉर्क, तो इस तरफ अप्लाई करा कुछ इस तरह का टॉर्क। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अगर मान लीजिए ये एंड को फिक्स भी रखा होता तो वहां से मोमेंट जो मिलता रिएक्शन वाला वो इसका अपोजिट ही होता। ठीक है सर, दैट मीन्स पूरे के पूरे ही यहाँ पर जो शाफ्ट है उसमें एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी है? दैट इज कैपिटल T। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है यहाँ पर थीटा की वैल्यू। ठीक है सर, लेकिन सर थीटा के लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? सर फॉर्मूला बनता है थीटा का, दैट इज जी इंटू थीटा बाय एल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी टी बाय आई पी। ठीक है सर, अब मेरे को थीटा पूछा है तो थीटा के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू बी टी इंटू एल डिवाइडेड बाय जी इंटू आई पी। ये फॉर्मूला हम सबको पता है। अब अगर इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सर आईपी की वैल्यू तो चेंज हो रही है। अच्छा सर, आईपी की वैल्यू चेंज हो रही है, लेट अस सपोज कि यहां से अगर मैं एक्स डिस्टेंस आगे चलता हूं तो डायमीटर कितना हो गया होगा? क्या ये आप निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? डी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर इज नथिंग बट दैट इज टोटल चेंज कितना आया डायमीटर में? 2D माइनस डी इज द चेंज इन डायमीटर अपॉन लेंथ इज एल। ठीक है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। इनटू स्मॉल एक्स कर दूंगा तो अभी तक कितना इंक्रीज हुआ है डायमीटर में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस टर्म इज नथिंग बट दैट इज द इंक्रीज। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है? इंक्रीज इन डायमीटर है, और ये है आपका ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज सिंपल डी, क्योंकि आप इधर से इधर मूव कर रहे थे तो इनिशियल डायमीटर क्या था? डी था। ठीक है, तो dx की वैल्यू मिल गई। अब dx की वैल्यू की जरूरत क्यों है? क्योंकि भैया आईपी लिखोगे ना तो उसमें dx चाहिए, है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये बताओ, आई पी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या अपने पास? पाई डी रेज टू पावर 4 बाय 32, है ना? तो बस यही फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा, है ना? dx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, ना कि d पुट करना है। अब काम करते हैं अलग ही, यहाँ पर स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखे सर? किसी एक छोटे से एलिमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, उसके लिए रोटेशन निकालेंगे डी थीटा। डी थीटा के लिए अगेन फॉर्मूला क्या आएगा? देखो टॉर्क की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सेम है ना? और जी आई पी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है वेरी करेगी। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू एक छोटे से एलिमेंट के लिए ले रहा हूं तो दैट विल बी डी एक्स। छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ पर लेंथ को क्या ले लेता हूं? एज डी एक्स। अब 1/IP यहां पर लिखना है। आईपी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज पाई क्या है? डी रेज टू पावर 4। अब डी की वैल्यू क्या थी? dx की वैल्यू क्या थी मेरे पास? डी प्लस डी अपॉन एल इंटू एक्स, है ना? तो क्या लिख सकता हूं? डी प्लस डी बाय डी एक्स बाय एल का पावर 4, क्योंकि आईपी लिख रहा हूं, बाय 32। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या करेंगे सर? इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सर ये तो एक छोटे से एलिमेंट की बातें हैं। थीटा की वैल्यू लिखनी है ना? डी थीटा को चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी। एंड यहाँ पर जो जो भी वेरिएबल है उसको अलग लिख लो और कॉन्स्टेंट्स को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, जी अलग लिख देता हूँ, ये हो गया कॉन्स्टेंट्स। अब इंटीग्रेशन में आ जाएगा क्या?
32, वैसे ये भी कांस्टेंट है, पाई डी प्लस डी इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एल और साथ में डी एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, फ्रॉम 0 टू एल। डन। अब जरा चेक करो यहां पर से क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या कांस्टेंट आ जाएगा, 32 टी डिवाइडेड बाय जी इंटू पाई। अब इंटीग्रेशन में क्या बचता है यहाँ पर, dx बाय डी प्लस डी इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, एंड 0 टू एल। अब देखिए इसी डिनोमिनेटर में से मैं d की पावर 4 भी तो कॉमन ले सकता था, है ना, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो जरा एक बार, 1 प्लस एक्स, मैंने d प्लस डी एक्स को 1 प्लस एक्स लिखा, दैट मीन्स d को कॉमन लिया होगा बाहर, वो आ जाएगा d की पावर 4 करके बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसका आपको इंटीग्रेशन आपको कर लेना है। ठीक है सर, इंटीग्रेशन अब आप इजीली कर सकते हो, 32 टी एल बाय जी पाई डी रेज टू पावर 4, क्या बचेगा 0 टू एल, और अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज 1 बाय 3, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर अलॉन्ग विद अ नेगेटिव साइन। अब इसी को आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके फाइनली जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 32 टी एल, मैं बस वही वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बता देता हूं जिसको आप लोग सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करने के बाद फाइनली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी 7/24। ठीक है, 7/24 ये यहाँ पर टर्म बच जाए। ठीक है, इसी को फाइनली सॉल्व कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी, और 24 से हो जाएगा 3 कैंसल, और ये 4 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 28/3 टी एल जी पाई डी रेज टू पावर 4। कुछ इस तरह का यहाँ पर फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता। तो 28/3 अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, 28/3 इज एग्जैक्टली मैचिंग इन योर ऑप्शन नंबर। इस तरह से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते। आगे चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट दैट इज सेइंग दैट अ सिंपली सपोर्टेड बीम of uniform flexural rigidity is loaded as shown in the figure given below। पूछ क्या रहा है, that the rotation of the end A is, end A का रोटेशन पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप किसी भी अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते थे, चाहे आप मैकॉले इक्वेशन लगा लो, चाहे आप कॉन्जुगेट बीम मेथड अप्लाई कर दो, मेथड कोई भी हो सकता है, आंसर वही सेम आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन में आपको मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ मेथड, दैट इज कॉन्जुगेट बीम मेथड। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट बीम मेथड के आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट? कंसेप्ट ये बोलता है कि कॉन्जुगेट बीम पहले बनाया जाए और उस पर लोडिंग दिखाई जाए, और कॉन्जुगेट बीम का जो भी शियर फोर्स होगा दैट विल गिव यू द स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और सेक्शन इन द रियल बीम। इन द सेम वे कॉन्जुगेट बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बताता है आपको डिफ्लेक्शन इन द रियल बीम। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसके लिए मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बड़ा आसान लग रहा है, तो सबसे पहले मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी अपन यहाँ पर बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का, यहाँ पर कांस्टेंट शियर फोर्स वाला पोर्शन, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट वाला पोर्शन यहाँ पर बनेगा, प्योर बेंडिंग वाला सेंटर पे। इधर तक आते आते वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये हो जाएगा P, यहाँ पर रिएक्शन, ये भी रिएक्शन P हो जाएगी, P इंटू L/3, मतलब ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज PL/3। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी PL/3। तो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डन, क्लियर है इतनी बात? चलो सर, इतनी तो समझ में आती है ना। अब अगर इतनी चीज समझ में आती है तो अब क्या करना, अभी यहाँ चाहो तो आप एरिया मोमेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अप्लाई कर लो अपना कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम, चलो अब यहाँ पर हम लोग पहले कॉन्जुगेट बीम मेथड से करते हैं सॉल्व इसको। सिंपल सपोर्ट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय सिंपल सपोर्ट। सबसे पहली बात, सिंपल सपोर्ट्स को आप सिंपल सपोर्ट से ही रिप्लेस करते हो फॉर द कॉन्जुगेट बीम, है ना। और यहाँ पर लोड क्या होता है, M/EI होता है लोड, मैंने अभी फिलहाल सिर्फ M दिखाया है। क्या करना है, मुझे रोटेशन निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप एट बी at A will be nothing but that will be the shear force at A in conjugate beam। ये हम लोगों को कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। अब रही बात कॉन्जुगेट बीम में shear force की वैल्यू कितनी होगी,
at A, that will be equals to be the reaction at A, है ना. So that is equals to be nothing but that is the reaction at A. अब लेकिन सवाल ये आता है रिएक्शन एट ए क्या होगा. दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द टोटल लोड इन कॉन्जुगेट बीम डिवाइडेड बाय 2. क्यों सर ऐसा बाय 2 क्यों कर दिया आपने. इसलिए कर दिया क्योंकि भी कॉन्जुगेट बीम कैसी बनी मेरी भी सिमेट्रिकल बनी है ना. तो अब सवाल ये आता है सर टोटल लोड कितना होगा. टोटल लोड निकाल लिया जाए. टोटल लोड के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम ले लोगे. अब अगर यही है हमारे लिए लोडिंग डायग्राम, इसका क्या करोगे, एरिया ले लेना है भैया, सिंपल सी बात है ना. सिर्फ क्या करना है, एरिया ले लेना है. टोटल का एरिया लिया जाए या फिर हाफ का एरिया ले लिया जाए. चलो टोटल का एरिया ले लेते हैं, है ना. सबसे पहले दिख रहा है ट्वाइस ऑफ द ट्रायंगल. ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया बोलो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ PL/3 इंटू L/3. ठीक है, ये हो गए दो ट्रायंगल दोनों तरफ के, प्लस सेंटर वाला रेक्टेंगल है. PL/3 इज इट्स हाइट एंड L/3 इट्स क्या है, विड्थ है. ठीक है सर. एंड ऑब्वियसली बात है साथ में EI भी लगा देना नीचे, क्योंकि ये M है, इंटू 1/EI पूरे में. तो टोटल लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल लोड विल बी इक्वल्स टू बी, देखिए जरा, PL²/9 हो जाएगा पहली टर्म. सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, PL²/9 अगेन, है ना. और पूरे में 1/EI. तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी और 2PL²/9 EI. बट दिस इज द टोटल लोड. मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है भैया रिएक्शन बता दो यार, ताकि रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा, शियर फोर्स. शियर फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप, है ना. तो ऑब्वियसली बात है इसका आधा जब करूंगा तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, रिएक्शन एट ए will be nothing but that will be equals to be 1/9 of PL²/9, है ना. तो 1/9 कहाँ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर. बड़ा आसान क्वेश्चन था. अब इसी को चाहो तो आप लोग यहाँ पर एरिया मोमेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. ना बने तो मुझे बता देना, एरिया मोमेंट मेथड से नहीं होता तो. आई होप शायद समझ में आ रहा होगा. कॉन्जुगेट बीम मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा आसान था, सिर्फ शियर फोर्स निकालना था इस लोडिंग डायग्राम के लिए. आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है दैट द रोटेशन ऑफ एंड बी ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB ड्यू टू 5 किलोन्यूटन मीटर मोमेंट इज 0.01 रेडियन. मतलब भैया मेरे को क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमें मोमेंट की वजह से जो भी यहाँ पर स्लोप आ रहा है उसकी वैल्यू दे दी गई है. तो स्लोप कहाँ दिया है, स्लोप एट बी ड्यू टू अ मोमेंट की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 0.01 रेडियंस. 0.01 रेडियंस. अच्छा इसकी वैल्यू होती कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू बी ml/3EI. सिंपल सपोर्ट में एक एंड पर अगर यहाँ पर कोई मोमेंट लगे तो रोटेशन कितना होता है, दैट इज ml/3EI ऑन द अपोजिट एंड, ऑन द सेम एंड सॉरी. तो अगर मैं यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, L की वैल्यू मेरे को पता है, मोमेंट की वैल्यू मेरे को पता है, EI की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, है ना. 0.01 इज इक्वल्स टू बी, M की वैल्यू पता है 5 किलो न्यूटन मीटर है, लेंथ की वैल्यू पता है 2 है, बाय 3 इंटू EI. तो यहां से अब आप EI की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. EI की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी और 10 डिवाइडेड बाय 0.01 और इंटू 3. ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.01 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी और 1000 आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, 1000/3 वैल्यू आ गई. सर EI की वैल्यू तो आ गई है, अब क्या करना है, आगे क्या बोल रहा है कि भैया व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू 50 किलोन्यूटन लोड एट मिड पॉइंट. अभी आपको ये भी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम ड्यू टू पॉइंट लोड. क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए एक्चुअली. ये स्टैंडर्ड केस के फॉर्मूले से, दैट इज WL3/48EI. WL3/48EI. W की वैल्यू क्या है 50 किलो न्यूटन, लेंथ की वैल्यू क्या है 2³/48. EI की वैल्यू मैंने क्या निकाली, दैट इज 1000/3. ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करके यहाँ पर से वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, क्या आ जाएगी देखो जरा, 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 1000
इंटू 3। ठीक है, अब देखो 8 इंटू 3 इज 24, 24 इंटू 2 इज 48, मतलब इन दोनों को कैंसल आउट करके इसको 2 लिख देता हूं, तो क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू बी 25/1000। यस और नो? 25/1000 मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, 25 mm। तो डिफ्लेक्शन कितना आ गया, डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 25। बस इतना सा सिंपल सी कैलकुलेशंस आपको करनी थी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता लेकिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से आसान था। फिर भी चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट फॉर 2D स्ट्रेस सिस्टम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 इक्वल्स टू बी 150, टेंसाइल में दिया गया है। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या दी गई है, पॉजिटिव में 150, और सिग्मा 2 जो दिया है वो नेगेटिव में है, कंप्रेसिव है। ये दिया हुआ क्वेश्चन। फिर आगे बोलता है दैट द यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड इन कंप्रेशन इट इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन और टेंशन अलग अलग है। अच्छा, कंप्रेशन में कितनी है, दैट इज 200, एंड इन टेंशन वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू बी 250। पूछता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 2 अगर म्यू की वैल्यू 0.3 है और हमें अप्लाई करना है मैक्सिमम, कौन सी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी नहीं, सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है सर, तो अगर सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, मेजर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू इंटू माइनस स्ट्रेस बाय ई, यही होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाय ई, दिस इज योर स्ट्रेन, but this should be less than or equals to be the strain due to your yield stress। ठीक है ना, तो एफ वाई बाय इज द स्ट्रेन ड्यू टू द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है सर, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिग्मा 2 की, तो सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 2 इज कंप्रेसिव, सिग्मा 2 क्या है, कंप्रेसिव है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ, ई कैंसल आउट कर देता हूँ, क्या बचेगा, देखिए सिग्मा 1 की वैल्यू है 150, यहाँ पर पुट कर दी है ना, माइनस ऑफ म्यू की वैल्यू मेरे पास 0.3 है, सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं पता भाई मेरे को, है ना, लेकिन ये पता है सिग्मा 2 है कैसा, नेगेटिव है, ये तो पता है सिग्मा 2 है तो नेगेटिव, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी एफ वाई इन टेंशन लिखना। अब क्यों ऐसा, क्योंकि सर आपने सिग्मा 1 को पॉजिटिव लिया है अभी, है ना, तो इसको शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी, टेंशन में एफ वाई की वैल्यू क्या, दैट इज 250, सॉल्व कर लिया जाए इसी को, है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा, सिग्मा 2 इंटू 0.3 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी 100, मतलब सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी 333.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ऑब्वियसली बात है, मैंने ऑलरेडी इसको कंप्रेसिव ले लिया है, तो ये एक्चुअली वैल्यू क्या है, दिस इज कंप्रेसिव ओनली। सर इसी के अलावा सर ये भी ध्यान रख लेना, ये तो हुआ एक पार्ट, क्या, टेंशन में यील्ड स्ट्रेस की बात करी अभी तक तो हमने, लेकिन सर कंप्रेशन वाली बातें भी तो करनी है। कंप्रेशन वाली बातें अगर करेंगे तो क्या होगा, तब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप मेन ले लीजिए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सा है आपके पास, सिग्मा 2 बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 बाय ई should be less than or equals to be your fy in the compression, fy in compression is nothing but that is equals to be वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अब सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सिग्मा 2 को मैंने पॉजिटिव लिया है, मतलब क्या है कि जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस है वो नेगेटिव होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, म्यू इंटू म्यू की वैल्यू 0.3 है, बट अब ध्यान दीजिएगा सिग्मा 1 माइनस 150 होगा, वैल्यू तो 150 थी लेकिन अब इसको नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि टेंशन को नेगेटिव लेना है, डिवाइडेड बाय ई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी, कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, दैट इज 200, तो 200 बाय ई। तो सॉल्व क्या कर ले, सिग्मा 2 प्लस 45 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी 200, तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी 155 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक बार आंसर आ रहा है मेरे पास 333 और दूसरी बार आंसर आ रहा है 155। ऑब्वियसली बात है, जो भी कम होगा वही यहां पर फेलियर कॉज कर देगा, इसीलिए दोनों में से जो भी सिग्मा 2 की वैल्यू कम आ रही है आप उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 155, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप शायद क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हुआ होगा, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को टिक किया होगा, है ना, लेकिन दोनों ही कंडीशन चेक कर लीजिए क्योंकि दोनों ही आपको यील्ड स्ट्रेसेस अलग अलग क्वेश्चन में मेंशन्ड है।
आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है दैट अ डक्टाइल मटेरियल हैज अ यील्ड पॉइंट इन टेंशन एज 415 न्यूटन पर एनएम। क्या दे दिया है? यील्ड पॉइंट इन टेंशन दे दिया गया है। फिर आगे बोलता है दैट इफ एन एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू बी 180। सिग्मा 1 की वैल्यू दे दी है, सिग्मा 2 की वैल्यू दे दी है और सिग्मा 3 की वैल्यू नेगेटिव दी है। तो पूछता है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। भाई मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी और P1 माइनस P2 बाय 2, यही होता है ना। लेकिन P1 P2 अकेले नहीं, यहाँ पर P3 भी है ना। तो एक काम करते हैं, पहले डिफरेंसेस ले लेते हैं, कोई भी दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के सेट का डिफरेंस ले लो। पहला और दूसरे का डिफरेंस लेते हैं पहले, 180 माइनस 120 बाय 2। ठीक है, दूसरा सेट कौन सा आएगा? सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ले लेते हैं, 120 माइनस माइनस 120 बाय 2। फिर क्या ले लेते हैं? फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, दैट इज 180 माइनस माइनस 120 बाय 2। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या आ जाएगा ये? 60 बाय 2 दैट इज 30। फिर क्या आ जाएगा? 240 बाय 2 दैट इज 120। फिर क्या आ जाएगा? 180 प्लस 180 दैट इज 300 बाय 2 दैट इज इक्वल टू बी 150, है ना। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर से आ रही है। अगर मेरे को पूछा जा रहा है टाउ मैक्स, तो ऑब्वियस ही बात है इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो ले लो, दैट इज 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पर शीयर स्ट्रेस होगा वो 150 होगा। ठीक है, अब 150 तो आ गया मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस जो एक्ट करेगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर फेलियर के लिए कितना चाहिए? दैट इज 415, बट दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। व्हाट इज मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस at yield at yield? That is nothing but that is again Fy by 2। क्यों? क्योंकि सर वो Fy जो होगा वही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा उस केस में। तो दैट इज इक्वल टू बी 415 बाय 2। यस और नो? पूछ क्या रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 415 बाय 2 पे तो फेलियर हो जाता है, जबकि अभी फिलहाल मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 150 दिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 415 डिवाइडेड बाय 300, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी अराउंड 1.38। पूछा क्या गया है? 0.5 के मल्टीपल में आंसर दे दो तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1.5। आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। ठीक है, आई होप शायद क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए होंगे आप लोग। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा, बड़ा सिंपल सा, मेरे हिसाब से सिंपल है, आप लोगों के हिसाब से बहुत कठिन हो सकता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है जरा एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है दैट अ शाफ्ट इज फिक्स्ड एट वन एंड and free at the other end. It carries uniformly distributed torque as shown in the given figure. If the shaft is prismatic and have constant GI, total strain energy stored in the shaft due to torsion S। एक बात बताओ, मुझे क्या आप फॉर्मूला बता सकते हो स्ट्रेन एनर्जी का? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हो? पहले ये बताओ। बिल्कुल सर, फॉर्मूला बता सकते हैं। क्या होता है? टी स्क्वायर एल बाय 2 GIP, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन सर इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि टॉर्क की वैल्यू तो वेरी कर रही। कैसे वेरी कर रही है? देखो, अगर आप इस पोर्शन पे देखोगे तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0 है फ्री एंड पर। लेकिन सर थोड़ा सा अगर मान लीजिए यहाँ आ गए, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है आते आते टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई होगी सर? टी इंटू एल बाय इंटू एक्स। मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो, है ना। मतलब एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू टी इंटू एक्स हो गई होगी, बिकॉज टी इज नथिंग बट दैट इज द टॉर्क पर यूनिट लेंथ। लिखा है ना, किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ एल बाय 2 डिस्टेंस तक आते आते टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल टी इंटू एल बाय 2। और उसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक तो कांस्टेंट चलेगा, क्योंकि उसके बाद अदर हाफ में कोई टॉर्क नहीं लगा। मतलब अगर मैं टॉर्क का यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, तो टॉर्क का डायग्राम कैसा बनेगा? देखो जरा, टॉर्क का डायग्राम, चलो ऊपर की तरफ पॉजिटिवली, इधर से लेकर इधर तक तो वेरिएबल रहेगा, इंक्रीज करेगा लीनियरली, और उसके बाद टॉर्क चलेगा कांस्टेंट, कुछ इस तरह से। तो दिस इज योर टॉर्क डायग्राम, इज द टॉर्क डायग्राम। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो टॉर्क डायग्राम तो बनाना समझ में आ गया, लेकिन सर ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले में मेरे को यहाँ पर टी की वैल्यू जो दिख रही है ना, वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरी करती हुई दिख रही है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा और उस पर टॉर्क की वैल्यू लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो क्या लिख दूंगा मैं, देखो जरा, u इज इक्वल्स टू बी u1 प्लस u2। एक पोर्शन वो है जिसमें टॉर्क वेरी कर रहा है और दूसरा पोर्शन वो है जिसके टॉर्क वेरी नहीं कर रहा है। टॉर्क कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर l/2 पे, और l/2 से लेकर l तक वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्या लिख दे, u इज इक्वल्स टू बी, अच्छा u की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, कौन से वाले के लिए, वेरिएबल वाले पोर्शन के, ठीक है। t की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी t इंटू एक्स, लिख सकते हैं इस तरह से, t इंटू एक्स, ठीक है। स्क्वायर, t का स्क्वायर करना था, इंटू एक्स, एक्स इज l इज नथिंग बट दैट इज dx, तो एक छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, dx ले लेंगे, अपॉन 2gip, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सर, ये एक छोटे से एलिमेंट का था, मुझे चाहिए पूरे के पूरे हाफ लेंथ का, मतलब 0 से लेकर l/2 लेंथ के लिए। फिर इसी के अलावा बाकी की बची आधी लेंथ के लिए भी तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, यस और नो। बाकी बची आधी लेंथ के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या लिखोगे, t इंटू एक्स इज द कॉन्स्टेंट टॉर्क इंटू l/2 डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स नहीं होगा, सॉरी, एक्स की वैल्यू अब हाफ लेंथ तक पहुंच चुके हो ना आप, तो t इंटू l/2 होगा, डिवाइडेड बाय 2gip, 2gip। चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पर इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी वो लिखेंगे अपन यहाँ पर। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय 2gip प्लस टी इंटू l/2 का होल स्क्वायर इंटू l/2, है ना, इंटू 2gip, इधर भी 0 टू l/2 पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए यहां से टी स्क्वायर, स्मॉल टी का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल टी नहीं था ये भी स्मॉल टी ही था, ठीक है, स्मॉल टी का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू gip, ठीक है। इंटीग्रेशन में 0 टू l/2 बचेगा और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी स्क्वायर l स्क्वायर बाय 4 इंटू l/2 डिवाइडेड बाय 2gip, ठीक है। अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा, टी स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब को मैं क्या लिखूं, l/2 का क्यूब बाय 3, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दिए मैंने डायरेक्टली, 2gip प्लस क्या लिखूं, टी स्क्वायर l क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 2 दैट इज 16, ठीक है। इधर देखो क्या बचेगा, 2 का क्यूब दैट इज 8, 8 इंटू 3 इज योर 24, 24 इंटू 2 इज 48, सो क्या बचेगा, टी स्क्वायर एल क्यूब बाय 48 gip, पहली टर्म, टी स्क्वायर एल क्यूब बाय 16 gip इज योर सेकंड टर्म। एलसीएम ले लिया जाए 48 gip का, क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर एल क्यूब इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। कैंसल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/48 दैट इज 16, 16 आएगा नहीं सर, 12 आएगा, 12 gip, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया, 12 नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टी स्क्वायर एल क्यूब लेना है, बाकी इस वाले में टी क्यूब एल स्क्वायर था, वो थोड़ा सा बचा लेना, बी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली आप बोल सकते हो कॉलम पे बेस्ड भी है, और ये कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस इस पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बोल क्या रहा है, अ रेक्टेंगुलर कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन, एक्सियल फोर्स कितना है, 100 किलो न्यूटन का है, with the eccentricities about x and y as shown in the figure, भैया eccentricities की वैल्यू दे दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ex और ey दोनों की वैल्यूज 15 15 थी। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कॉलम एट कॉर्नर्स इज, अभी ध्यान से सुनिएगा, हमारा ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ की इसेंट्रिसिटीज मैच करते हैं, तो ये वाले पॉइंट पर लोड लग रहा हो, अब ये पॉइंट
ये जो पॉइंट है ये टू वे इसेंट्रिसिटी वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कैसा दिख रहा है? टू वे इसेंट्रिसिटी वाला पॉइंट है। अब अगर इस पॉइंट को मैं पूछता हूं कि भैया ये वाई वाई एक्सिस के आप लेफ्ट हैंड साइड में हो कि राइट हैंड साइड में? वाई वाई एक्सिस दिख गई, मैंने ब्लू से अभी मार्क की। इसके इस तरफ है, इस तरफ है, कहाँ किस तरफ है? पक्की बात है, दिख रहा है वो तो वो जिस भी तरफ है वो बेंड कैसा करेगा? देखिए सुने, अगर इसको मैं साइड से देखता हूं तो इधर एक्ट कर रहा है लोड, ये सेंटर लाइन है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको रोटेट करेगा, बेंड करेगा तो कुछ इस तरह से बेंड करेगा। कंप्रेशन मतलब नीचे की तरफ दब कौन सा वाला पोर्शन रहा है? जिस तरफ लोड है उस तरफ नीचे दब रहा है, मतलब जिस तरफ लोड है उस तरफ आएगा कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, और इस तरफ क्या आएगा? टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, ऊपर की तरफ उठ रहा है ना। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं हमें कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस कहां मिलेंगे? कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होंगे सर इस वाले पोर्शन, ठीक है। कॉम्प्रेसिव को मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है, तो सर टेंसाइल वाला किस तरफ मिलेगा? इस तरफ मिलेगा। और अभी फिलहाल मैंने कौन सी वाली इसेंट्रिसिटी ली है? तो इस डायरेक्शन वाली, है ना। तो इस डायरेक्शन वाली इसेंट्रिसिटी को क्या लिखा था? ई एक्स लिखा था। तो देखो जरा, ई एक्स के हिसाब से अगर मैं वेरिएशन देखूंगा तो ई एक्स के हिसाब से वेरिएशन क्या आएगा कि सर इस तरफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, और इस तरफ आएगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। और दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा रहेगा बेंडिंग स्ट्रेस का? दैट इज लीनियर। ये ई एक्स के कारण है। इन द सेम वे अगर मैं ई वाई की बात कर लेता हूं तो देखो ये वाला है ई वाई। अब ई वाई भी दबाएगा तो कैसा रोटेट करेगा सर? ई वाई रोटेट करेगा कुछ इस तरह से। ये अगर आपका कॉलम है तो उसको इस तरह से रोटेट करेगा। तब किस तरफ रहा है? इस तरफ रहा है, हाँ, है ना, क्योंकि लोड तो इधर एक्ट कर रहा है ना, लोड तो इधर एक्ट कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर मैं पूछता हूं कि भाई वर्टिकल में किस तरह का वेरिएशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन तो इस तरह का होगा, लेकिन कंप्रेसिव किधर होगा? कंप्रेसिव होगा अपर हाफ में। इस अपर हाफ में कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा ड्यू टू बेंडिंग, और इधर रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूं कि भैया मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां होगा? ऑब्वियसली बात है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस वहां होगा जहां जहां पे भी हमारा जो स्ट्रेस है, सारे के सारे स्ट्रेसेस मैक्सिमम टेंसाइल वाले ही हो। क्या अभी फिलहाल क्वेश्चन में देखो जरा, रेक्टेंगुलर कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 100 kilonewton with eccentricities about x and y as shown in the figure। भैया मुझे क्या चाहिए? मिनिमम कंप्रेसिव। अब मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ध्यान दीजिएगा, मेरे को ऑलरेडी पहले से कॉलम दे दिया गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पर एक्ट करेगा जो लोड, एक्सियल लोड, ये टेंसाइल था। टेंसाइल नहीं बोल सकते क्योंकि कॉलम है ना, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये मान लिया कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेस है दिस इज कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है। ये मैंने एज्यूम कर लिया अभी ऑलरेडी, क्योंकि कॉलम दिया गया था। अब मुझे ये चीज पता है कि टोटल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होता है? समीशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है ड्यू टू द एक्स सेंसिटिविटी एंड वाई सेंट्रिसिटी, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस तो होता है लोड अपॉन एरिया, है ना। अगर मैं एक्स वाली इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोड इनटू इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्स। लेकिन ध्यान दीजिए, जब मैंने एक्स वाली इसेंट्रिसिटी ली है तो कौन सा वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट रोटेशन हुआ है? एक्स वाली जब इसेंट्रिसिटी ली है तो एक्स वाली इसेंट्रिसिटी कौन सी थी? ये वाली। तो रोटेशन कौन सी एक्सिस के अबाउट हुआ है? वाई वाली। और वाई वाली के लिए जेड क्या होता है? दैट इज डी बी स्क्वायर बाय 6। एक्स वाली के लिए, यहाँ पर इस वाली एक्सिस के लिए अगर मैं जेड पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर बाय 6। एम बाय जेड लिखना पड़ेगा ना, तो बाय जेड। एक्स के लिए कौन सी वाली? एक्स के लिए मुझे पता है सर डी बी स्क्वायर बाय 6, ठीक है। तो यहां पर अभी लिख देता हूं डी बी स्क्वायर बाय 6, और इधर प्लस और माइनस पी इंटू ई वाई, दैट इज डी डी स्क्वायर बाय 6, डी डी स्क्वायर बाय 6, ठीक है।
लोड की वैल्यू आपको पता है, इसेंट्रिसिटीज की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू आपको निकाल सकते हो यहाँ पर इजीली, क्योंकि बी स्क्वायर सेक्शन दिया गया था। तो पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए लोड कितना दिया गया 100 किलो न्यूटन, बाकी यहाँ पर साइड दे दी गई है 250 mm, बस इतनी की जरूरत है हमें, है ना। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और इसेंट्रिसिटीज दी हुई थी हम लोगों को, 100 डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 250 क्रॉस 250, यही है ना 250, हाँ सर 250 है। इसेंट्रिसिटीज की वैल्यू 15-15 mm दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे। प्लस और माइनस 100 इंटू ई एक्स की वैल्यू अगेन 15 mm है, इंटू डी बी स्क्वायर बाय 6 लिख देते हैं, है ना। डी की वैल्यू हमारे पास एक बार 250 है, बी की वैल्यू भी 250 है, स्क्वायर बाय 6, प्लस और माइनस अगेन 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 250 स्क्वायर बाय 6, सेम चीज ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बी और डी तो क्या है यहाँ पर, इक्वल इक्वल है। ठीक है, अब देखो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब दोनों के दोनों बेंडिंग स्ट्रेसेस नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं 100 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा 62500, ठीक है, माइनस 1500 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 62500 इंटू 250/6, फिर माइनस में 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 62500 इंटू 250। ठीक है, अब इसको आप लोग इजीली यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर से मैं 100/6250 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच जाएगा 1 माइनस 100 को कॉमन लिया था सर आपने, 15 इंटू 6 तो अभी भी बचेगा, ठीक है, और नीचे 250 अभी भी बचेगा। ठीक है, माइनस ऑफ और इंटू 2 कर देता हूँ, चलिए इसी को। अभी क्या दिख रहा है सर, अब और क्या दिख रहा है सर, तो यहाँ पर दिख रहा है 15 इंटू 6 दैट इज 90 होता है ना, 90 इंटू 2 दैट इज 180 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100/62500, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो ये क्या बन जाएगा सर 70 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62500। तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू बी 0.000448। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने लोड को 100 किलो न्यूटन था, इंटू 1000 भी कर देना, ठीक है, तब वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। So this will be coming up as equals to be 0.448 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये एग्जैक्टली मैच करता है आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते थे, सॉल्व तो आसानी से होते हैं, लेकिन सर जब एग्जाम टाइम आती है, एक टिक 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 करके घड़ी चल रही होती है, एक प्रेशर होता है टेस्ट का, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं कर पाते, टाइम लिमिटेशन होता है, कंपटीशन की भावना आती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा, ये सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है आपको, है ना, इंसान है, फीलिंग्स सबके अंदर है, फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओगे अगर आप एग्जाम टाइम पे नर्वस नहीं होंगे, तो शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। यही मोटिव है इस पर्टिकुलर सीरीज का, जिसमें हम लोग लगातार आपको यूट्यूब पर ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। एक दिन होता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का, और एक दिन होता है जिसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से वीडियो फॉर्मेट में। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ही लोगों के लिए अच्छा है, इसीलिए चाहूंगा मैं कि इन वीडियोस को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगले मॉक टेस्ट के लिए सभी के सभी तैयार रहें। चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।